तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाए। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मुलायम सिंह यादव की बहू और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को बीजेपी मैनपुरी उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यादव वोटों में सेंधमारी के लिहाज से ये भाजपा अपर्णा यादव को अपना उम्मीदवार बनाने का मन बना रही है। अपर्णा के अलावा पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य, विधायक ममतेश शाक्य, प्रेम सिंह शाक्य, राहुल राठौर के अलावा प्रदीप चौहान का भी नाम सुर्खियों में बना हुआ है। अपर्णा इससे पहले विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन जीत नहीं मिली थी। और खबर आ रही है अब अपर्णा यादव को उम्मीदवार बीजेपी जो है मैनपुरी से बना सकती है। तो मुजफ्फरनगर जिले की खतौली उपचुनाव पर भी तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को रामपुर और मैनपुरी के साथ ही खतौली पर उपचुनाव होना है। विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई है। इसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। संकेत और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। संकेत, मुजफ्फरनगर जिले की खतौली उपचुनाव पर भी तारीखों का ऐलान हुआ। अब यहां पर जंग सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। बिल्कुल, खतौली के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और जाहिर सी बात है कि अब चुनावी बिसात बिछाई जाएगी दोनों दलों की तरफ से। जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है रामपुर और उसी तरीके से मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे मुलायम सिंह यादव, उनकी निधन से वो सीट खाली हुई है। तो जाहिर सी बात है कि सपा का एक बड़ा गढ़ है मैनपुरी। तो उस गढ़ को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरा मेहनत करेगी और कोशिश कर रही है कि वहां पर अच्छा प्रत्याशी लेके आए जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर सके। लेकिन बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने, कुछ इसी अंदाज में बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई है। और कल भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। उसमें महामंत्री संगठन धर्मपाल, प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और खतौली सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी साख का सवाल है। तो बीजेपी उस सीट को बचाने के लिए वहां पर भी चुनावी व्यूह तैयार करेगी और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर बड़ा मुकाबला और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। संकेत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। इटावा से खबर आ रही है बड़ी, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के आवास पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहां पर अखिलेश यादव के पहुंचने की। राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के आवास पर ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन होगा। प्रोफेसर राम गोपाल यादव आज ही सफाई पहुंचे हैं। तो एक तरफ कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहुंचे हैं यहां पर राम गोपाल यादव के आवास पर, जहां पर नामों पर मंथन होना है, नाम फाइनल करने हैं। दिनेश शाक्य हमारे साथ इटावा से समय लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे दिनेश शाक्य की तरफ। दिनेश शाक्य, देखिए नामों के ऊपर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। 10 तारीख से पहले नाम की स्थिति साफ करनी होगी। कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। और अब जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें अखिलेश यादव जो हैं, अखिलेश यादव पहुंचे हैं रामगोपाल यादव के यहां पर। मतलब ये मान के चलें कि गहमा गहमी दोनों ही पार्टियों में बरकरार है और जल्द ही नामों की घोषणा होगी। दिनेश शाक्य। बिल्कुल, अखिलेश यादव पिछले 3 दिनों से सैफई अपने पैतृक गांव पर हैं और यहाँ पर तमाम बातें सब जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, उनकी तरफ से ऐसे कही जा रही है। आकलन किया जा रहा है कि मैनपुरी संसदीय सीट के उम्मीदवार के तौर पे उनका नाम घोषित किया जा सकता है और इसके साथ ही रामपुर के लिए भी नाम की बात चल रही है। तो आज अब जो तस्वीर यहाँ बनी हुई है उसमें ऐसा कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा और पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के आवास पर पहुंचे हैं
और वो चूंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव दिल्ली से 12 बजे करीब पहुंचे थे, दोनों लोगों के बीच में करीब 20 मिनट के आसपास बातचीत हुई है और बातचीत खत्म होने के बाद में इटावा में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए चले गए हैं। एक ही गाड़ी से बैठ करके गए हैं दोनों लोग। तो ऐसा माना जा रहा है कि हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टिकट और उम्मीदवार के लिए नाम घोषित हो गया होगा। ठीक है, शुक्रिया। इटावा से दिनेश शाक्य हमें जानकारी दे रहे थे। जल्द ही नामों की घोषणा की जानी है और हम आपको बताएं कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। साथ ही इस समय अखिलेश यादव रामगोपाल यादव के आवास पर पहुंचे हैं। बढ़ते हैं आगे। आगरा से खबर है जहां पर एचएमए ग्रुप के ठिकानों पर लगातार इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है। आज कार्रवाई का चौथा दिन है और सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि व्हाट्सएप चैट से खुलासे के बाद जांच का दायरा और बढ़ सकता है। एचएमए के 33 से ज्यादा ठिकानों पर इस समय छापेमारी जारी है। आगरा के अलावा दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, उन्नाव समेत 12 शहरों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मीट कारोबारी एचएमए ग्रुप पर अरबों का टर्नओवर होने के बाद बेहद कम इनकम दिखाने का आरोप है, इनकम टैक्स बचाने का आरोप है। आयकर विभाग के अधिकारी इस ग्रुप से जुड़े हुए कारोबारियों के लेन देन की भी जांच कर रहे हैं। बीएसपी के पूर्व विधायक जुल्फिकार का है एचएमए ग्रुप। इनकम टैक्स के करीब 400 खातों की जांच की जाने की खबर है। अब सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एचएमए ग्रुप के द्वारा अवैध मदरसों को फंडिंग दी गई है। सूत्र बता रहे हैं कि मदरसों में फंडिंग को लेकर जांच अब होगी। आईटी की छापे से एचएमए ग्रुप की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। आगरा से मोहम्मद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इस खबर पर सीधे रुख करते हैं मोहम्मद आरिफ की तरफ। आरिफ, ये तो एक बड़ा खुलासा हो चुका है। देखिए, एक तरफ तो ये खबरें आ रही थी कि इनकम टैक्स में बड़ी धांधलीबाजी है, भारी भरकम टर्नओवर होता है लेकिन इनकम टैक्स बचाया जाता है। दूसरी तरफ मदरसों को फंडिंग की भी जानकारी है, वो भी अवैध मदरसों को फंडिंग की। तो ये पूरी खबर मिलजुल कर बहुत बड़ी हो जाती है। ये मान के चलेंगे कि इस समय भी कार्रवाई चल रही है और आगे भी कुछ दिन तक इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी इसी तरह से जारी रहेगी। देखिए, बिल्कुल ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले इनकम टैक्स रेड इसलिए की थी कि शायद कोई काली कमाई का जरिया तो नहीं है, काली कमाई तो नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया तो जांच का दायरा और बढ़ गया। फिर कश्मीरी गार्ड का इश्यू सामने आया तो और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब आकर जो मदरसे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि मदरसों को बड़े लेवल पर फंडिंग की गई थी, कई लाख रुपए फंडिंग की बात सामने आ रही है। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार चल क्या रहा है। जो जुल्फिकार एंड ब्रदर्स के यहाँ पहले कमाई की बात आती है, कश्मीर की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, अब आकर मदरसों पर बात आगे टिक जाती है। तो कुल मिलाकर यह है कि जांच का दायरा बढ़ रहा है। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो खुफिया एजेंसियां हो, चाहे इस तरह की तमाम जो आर्थिक जो शाखा जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, वो जांच करेंगी। लेकिन जिस हिसाब से खुलासे हो रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, ये वाकई में चौंका देने वाले हैं और वाकई में बड़ा ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो शायद इस ग्रुप के लिए सवाल खड़ा करेगा और जो एचएमए ग्रुप है वो सवालों घेरे में आएगा। जी ठीक है मोहम्मद आरिफ, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए